अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेड विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ माहिर रक्षा बाय फातिमा लगारी का 13th एपिसोड लेकर। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। चांगला गली के करीब पहाड़ों की तरफ जाते रास्ते पर जरा जरा से फासले पर काफी ढाबे खुले थे। कुछ पर रश देखकर नहीं रुके, कुछ उस काबिल नहीं लगे कि उसे साथ ले जाते। तकरीबन 20 मिनट बाद उन्हें एक ढाबा काबिल कबूल लगा था। उसे बैठे रहने का कहकर वो गाड़ी से उतर गए थे। थोड़ी ही देर में वो एक बच्चे के साथ मोड़े उठाकर ढाबे की बिल्कुल दूसरी तरफ जाते हुए नजर आए। दूसरी बार में वो बच्चे के साथ लकड़ियां लेकर जा रहे थे। तीसरे चक्कर में उसकी तरफ का दरवाजा खोल दिया। वो चुपचाप गाड़ी से उतर आई थी। उसकी नजरों के सामने जू से एक गाड़ी पहाड़ी रास्ते की तरफ ऊपर ही ऊपर चली गई। हवा के झोंकों से कपकपी तारी हुई। वो शॉल को अपने गिर लपेटती उनके हम कदम हो गई। ढाबे में सिर्फ मर्द हजरात थे। तभी उन्होंने जरा फासले पर सबकी नजरों से दूर उसके बैठने का इंतजाम किया था। उसके सामने लकड़ियां शफक रंग होकर चटक रही थी। नन्ही चिंगारियां रात के अंधेरे में ऊपर को जाती हवा के साथ तारीकी में मदगम हो जाती। लकड़ियों के सामने दो मोड़े बराबर बराबर रखे थे जिन पर वो दोनों बैठे थे। शॉल लपेटकर अपने ठंडे बर्फ हाथ आग के करीब करके सेंकती अलमीरा एक कोने घुटनों पर टिकाए आगे को होकर लकड़ियों के साथ छेड़छाड़ करते अम्र। उनके सर पर बिना चांद के बेहद तारीक आसमान था। उनके अकब में ऊंचे मजबूत पहाड़ और सुनसान सड़क झलकती थी। मुझे बाल तंग कर रहे हैं अब। बहुत देर बगैर किसी शिकायत के बैठे रही थी वो। अमर ने गर्दन तिरछी की, आंखों से शौकी झलकी। बच्चों के साथ सफर पर निकलता हूँ तो जरूरत के सामान रख लेता हूँ। बराबर में उतार कर रखी गई जैकेट की जेब से क्लेचर निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। वो चिच हुई। मुझे टीज करने का कोई मौका जाने न दिया करें आप। वो मुस्कुराते हुए सर झटक गए। खाना उसने बहुत खामोशी से खाया था। अमर ने उसे उसी वक्त लकड़ियों पर रोटी सेंक कर दी थी। उसकी ख्वाहिश पर उन्हीं लकड़ियों पर कहवा भी बनाया था। कहवे का कप हाथ में लिए वो कितनी ही देर उन्हें देख रही थी, जो गुमसुम नजरों से लाल होकर चटकती हुई लकड़ियों को तक रहे थे। वक्फे वक्फे से कहवे के घूंट भरते खोए खोए से अमर पसे मंजर में ढाबे की झलक दिखाई देती थी, जहाँ चंद दोस्त आ बैठे थे। कमीज सलवार में मलबूस, सरों पर पकोल टिकाए ऊंचे कह के लगाते दोस्त, जिनमें से एक के हाथ में गिटार था। उसने गिटार पर कोई धुन छेड़ी थी। दूसरा उसी धुन के तकलीद में कोई गजल कहने लगा। अंदाज अच्छा था, अल्फाज दिल चटकाते थे। कभी कभी याद में उभरते हैं नक्शमाजी मिटे मिटे से। वो आजमाइश दिलवा नजर की, वो कुर्बते सी, वो फासले से। वो क्या सोच रहे थे उसे जानना था। वो कहाँ खो गए थे उसे मालूम करना था। उनका कहवा ठंडा हो रहा था, वो उन्हें बताना चाहती थी। कभी कभी आरजू के सेहरा में आके रुकते हैं काफिले से। उन्होंने लाइट वॉश स्ट्रेट लेग जींस पर बीच हाफ जिपर स्वेटर पहन रखा था, जिससे सफेद शर्ट के कॉलर झलकते थे। पाँव में सॉफ्ट प्लेटिनम ग्लोवर्स थे। वो हमेशा की तरह महंगे और कीमती लगते थे। रात के इस पहर इतनी ऊंचाई पर पहाड़ों में अच्छी खासी ठंड थी। वो गर्म ऊनी शॉल में लिपट कर भी खुद में सिमट कर बैठी थी। उन्हें ठंड नहीं लग रही थी। जैकेट क्यों उतार दी थी? वो सारी बातें लगाओ किसी, वो सारे अनवा वसाल कैसे। उनकी सोचों का तसलसल गरमाइश के एहसास से टूटा था। गर्दन तिरछी करके उसे देखा, जो उनके करीब होकर अपने शॉल का एक पल्लू उनके कंधे पर डाल रही थी। वो नरमी से उसे देखने लगे। आग की तपिश से उसके लाल होते हुए चेहरे को, कानों में चमकते हुए झुमकों को, चेहरों पर झूलती हुई बालों की लटकों। नजरों का तसलसल उसके दिल को भाया था। पलकों ने रुखसार छुए, गोद में रखे हुए हाथ बाहर मिल गए। कहाँ खो गए थे? अब खातून खान को मेरी तवज्जो का बटना भी मंजूर नहीं। गंभीर आवाज पर उसने वह मुश्किल मुस्कुराहट छिपाई थी। इतनी देर से क्या सोच रहे थे? कितनी देर से मुझे देख रही थी आप? वो लाजवाब हुई। आपका कहवा ठंडा हो रहा है। आपके हाथ भी? कहवे का कप दाएं हाथ में मुंतकिल करते हुए आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। वो शिशरदर होकर उन्हें देखने लगी, जो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर आग के करीब गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। मुस्कुरा लिया करो मीरा, तुम्हारा कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। वो नहीं मुस्कुरा पाई, बस एकटक उनकी मजबूत गिरफ्त में गर्म होते हुए अपने हाथ को देखती रही। निगाह व दिल को करार कैसा, निशात व गम में कमी कहाँ की। वो जब मिले हैं तो उनसे हर बार की है उल्फत नए सिरे से। तुम्हें पता है मीरा, वो एक ऐसी ही रात थी जब मैंने आगा जान के साथ अपनी जिंदगी का पहला जिरगा अटेंड किया था। वो वापस आग में जलती लकड़ियों को देखने लगे और वो उन्हें इतनी ही ठंडी थी। मैं तब 19 का था शायद। छुट्टियों में आया था नमली मेरा। सारा सारा दिन हवेली में अकेला बोर होता था। शायद दिल को जमीनों से फुर्सत थी, न आगा जान को जिरगों से।
मेरा भालू भी नहीं था, तो बस कमरे में बंद होकर किताबों में सर देकर रखता था। एक रात आगा जान कान से पकड़कर जिरगे में अपने साथ ले गए। इसी तरह की सेटिंग थी। दरमियान में लकड़ियां जलाई हुई थी, अतराफ में चारपाई बिछी हुई थी और सारा गांव जमा था। एक चारपाई पर आगा जान और शेरदिल बैठ गए। मैं सबकी नजरों से बचने के लिए उनसे फासले पर कुर्सी रखकर बैठ गया। उसके कहवे का कप खाली था। अमर का कहवा ठंडा हो चुका था। वो सुकून से उन्हें सुनती थी, जो जिरगे के वक्तों की याद में खोए हुए बहुत धीमा बोल रहे थे। बहुत गिरा है ये ऐश तन्हा, कहीं सबकतर कहीं गवारा। जिरगा शुरू हुआ। झगड़ा किस बात पर था मुझे नहीं पता चला। बस एक औरत आई, उसकी गोद में बच्चा था, साथ में उसका शौहर खड़ा था। उन दोनों के घर वाले दलाल देने लगे। दूसरे लोगों ने अलग बोलना शुरू किया। मैं कुछ भी नहीं सुन सका। दरमियान में जलती हुई लकड़ियों को देखते हुए मैं जोन आउट हो गया था। पता नहीं कितनी देर सब लड़ते रहे थे। किसने क्या बोला, मुझे तो होश तब आया था जब आगा जान ने कहा, फैसला अमर सुनाएगा। वो सर झुकाकर अपने जूतों को देखते हुए मुस्कुरा दिए। अलमीरा का दिल जोर से धड़का था। वो दर्द पनाह के सारी दुनिया रफीक थी, जिसके वास्ते से। अमर को तो यही नहीं पता था झगड़ा किस बात पर है। फैसला खाक सुनाता मैं हड़बड़ाकर आगा जान को देखता हूँ तो वो पुरउम्मीद नजरों से मुझे देख रहे थे। शेरदिल से आंखों ही आंखों में पूछा तो उसकी अपनी मस्ती थी। आगा जान की हाँ में हाँ मिला गया था वो भी। अब सारा गांव मुझे देख रहा था और मैं प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। खैर, उस खातून को देखा जो बेहद रोई थी। उसकी गोद में बच्चे को देखा। बच्चे के बाप को खटाक से कह दिया, मोहतरमा को उनके शौहर के साथ भेज दें। खुदाए माओ बख्शा। आंखों पर हाथ रखकर वो हंस पड़े थे। वो मबहूम होकर उनके गाल पर पड़ते हुए डिम्पल को देखने लगी। तुम्हें कहो रंद व मोहतसब में है, आज शब कौन फर्क ऐसा। ये आके बैठे हैं मकते में, वो उठकर आए हैं मकीते से। जिस तरह हड़बड़ाकर आगाजान और शेरदिल मेरी तरफ मतवज्जा हुए थे, मुझे अंदाजा हुआ कि कोई गड़बड़ है। आगाजान को लगा अमर कुछ जानता है, कुछ सोचकर ही फैसला कर रहा है। अब वो मेरी बात से इनकार भी नहीं कर सकते थे कि गांव वालों के आगे सुबकी होती। क्या कहते कि मुस्तकबिल के सरदार अमर खान साहब सारे गांव के बीच में जोन आउट हो गए थे। दिल मारकर भेज दिया खातून को उसके शौहर के घर। लोग हैरान होकर वापस पलट गए। गाड़ियां हवेली के दरवाजे पर पहुंची और शेरदिल ने मेरी गर्दन दबोच ली। फिर मामला खुला कि जिरगा बैठा ही खातून के शौहर के खिलाफ था, मारता था बीवी को। उसी वक्त गुल खान को भगाया, वापस लाओ उस बेचारी खातून को। यह था मेरा पहला जिरगा, मेरा पहला फैसला, जो आधे घंटे के अंदर अंदर बदल गया था। उनकी मुतवस्सम निगाहों का मरकज उसका चेहरा हुआ, जो महवियत से उन्हें तकती थी। वो जब मिले हैं तो उनसे हर बार की है उल्फत नए सिरे से। उल्फत, चाहत, उनसियत, मोहब्बत, अकीदत, हक, सब कुछ तो था उन गजाली आंखों में अमर के लिए। उनके खामोश होने पर भी उसका इर्तिकाज न टूटा था। कुछ सुनने के मुंतजिर अमर के कान अलमीरा के इस कदर मबहूत होकर उन्हें देखने पर गर्म और लाल होते गए थे। उन्होंने इर्द गिर्द देखा, फिर वापस उसे। अलमीरा का तसलसल तोड़ने के लिए उन्होंने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाना पड़ी थी। वो जैसे एकदम किसी गहरे ख्वाब से जागी थी या किसी दूसरी दुनिया से वापस आई थी। तुमने सुना मैं क्या बता रहा था? जी हाँ, सुना मैंने, वो जिरगे वाली बात ना सुनी। मारे खफ्फत के चेहरा लाल हुआ था। अमर ने सर को जम्बीस दी, नजरें वापस आग पर टिक गई थीं। अलमीरा ने बगौर उनके कानों को देखा था। आप भी क्लमजी थे? अपनी खिफ्फत मिटाने को पूछा। गाँव, जिरगों और जमीनों के मामले में तो बिल्कुल तुम जितना क्लमजी था। आगा जान को किसी दिन जोश चढ़ता था मुझे सरदारी सिखाने का। ले जाते थे अपने साथ, फिर तौबा तौबा करते वापस आते थे। अच्छे खासे काम बिगाड़ता था मैं, बस किसी तरह सरदारी से गर्दन बच जाए मेरी। दम घुटता था उस जमींदारी का सोचकर। बस नहीं चलता था भाग जाऊं। फिर क्यों नहीं भागे? अब के उन्होंने लंबा सांस लिया था, फिर उसकी तरफ चेहरा कर लिया। आंखें उसकी आंखों में गाड़ी। चंद पल खामोशी से उसे देखते रहे, फिर बोल पड़े, तुम्हें पीछे छोड़कर कैसे भाग जाता? तख्त त्याग सकता था, तुमसे दस्तबरदारी कबूल नहीं थी। तब तो मैं छोटी थी, तुम मुझे तब भी इतनी प्यारी थी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता था। फर्ज करो दुश्मन की कैद में दो लोग रहते हैं, अमर और मीरा। अमर किसी दिन कैद तोड़कर भाग खड़ा हो, मीरा पीछे रह जाए, मेरे बाद क्या हाल करेंगे वो तुम्हारा? बस तभी नहीं जा पाया मैं, फिर मुझे भी भगा ले जाते। बेसाख्ता जबान फिसली थी। अमर जोर से हंस पड़े थे, ऐसे कि कहवे के कप लेने के लिए आता हुआ बच्चा ठिठका। वो कप लेकर चला गया तो पस मंजर में गिटार के तारों पर छेड़ी गई धुन भी थम गई थी। अमर की इसी कम हिम्मती की वजह से कहानी का ट्विस्ट ये हुआ
کہ وہ دونوں दुश्मन की कैद में ही बड़े हुए। अमर ना चाहते हुए भी गांव का सरदार बन गया और मीरा उसकी बीवी। बहुत सी जिम्मेदारियों के बोझ तले अंदर कहीं अमर आज भी भाग जाना चाहता है। उसे फरार चाहिए और मीरा को भी। किसी दिन वो दोनों लाताल्लुकी की सलाखें तोड़ देंगे, जिम्मेदारी और नफरत की बेड़ियां उतार फेंकेंगे। फिर हमें सांस लेने के लिए घर से बहुत दूर पहाड़ों में बने हुए इस छोटे से ढाबे पर नहीं आना पड़ेगा। फिर जिंदगी आसान लगेगी। जिन चेहरों से हमें नफरत है वो नजर आना बंद हो जाएंगे। जिन लोगों को हम सुनना नहीं चाहते उनकी आवाज हमसे दूर रहेगी। हम लोगों के फेंके गए पत्थरों से आमान में रहेंगे। मुझे बेवक्त भी नींद आ जाया करेगी और तुम्हें दरवाजे पर होती हुई दस्तक खौफजदा नहीं करेगी। फिर खिजा इतनी तवील महसूस नहीं होगी मीरा। हर मौसम बहार का, अल्फाज मोहब्बत, अंदाज मोहब्बत, नजरों में इज्जत, लहजा शीरी। बहुत सुकून होगा मीरा। तुम्हारे पास, मेरे पास, हर खौफ से आज़ाद जिंदगी जिएंगे हम। हाँ, ये वही अमर थे जिसका अलमीरा ने अदीना को बताया था। जिम्मेदारियों के नकाब के तले बेआमेजिश अमर। उनका असल बहुत प्यारा था, बहुत साफ। ख्वाहिशें तो उनकी भी बड़ी बड़ी नहीं थी। उन्हें नींद की गोलियों के बगैर सोना था और वो घर चाहिए था जहाँ वो खुलकर सांस ले सकें। इज्जत, मोहब्बत, सुकून, इस दुनिया में इतनी महंगी क्यों थी ये तीन चीज़ें? दोनों ने एक उम्र गुजार दी थी कीमत अदा करते करते, फिर भी मुयस्सर ही ना होते थे। ओ खाना, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था मैं रात के 2 बजे आपके साथ डेट पर पहाड़ों में होंगी और अम्मी मेरी टांगे नहीं तोड़ेंगी। वो कहकर अमर सुनकर हंसे थे। कितनी ही देर वो उसे साथ लिए पहाड़ी रास्तों पर बेमकसद सा टहलते रहे थे। कितनी ही देर मजीद टहलते अगर उसकी छींकों का सिलसिला न चल पड़ता। शायद ठंड लग गई थी उसे। घर पहुंचते पहुंचते वो छींकों से ढाल हो चुकी थी। आखिर में दवा लेकर उन्हें उस काम का कसूरवार ठहराकर बिस्तर में दुबक गई थी। उसके सोए हुए चेहरे को देखते हुए अमर ने झुककर साइड टेबल्स पर रखी हुई सेंटेड कैंडल्स को जलाया था। आग के शोले का अक्स कत्थई आंखों में झिलमिलाया तो उनमें दूर दूर तक सुकून का बसेरा था। चेहरा इत्मीनान का घर बना हुआ था। थकावट थी न बेजारी। उन्होंने लाइट बंद की, फिर फ्लोर कुशन बेड के पास रखकर नीचे बैठ गए। कैंडल्स की सर्द रोशनी में उसका सोया हुआ चेहरा देखते रहे। एक धुन गिटार पर किसी की उंगलियों ने छेड़ी थी। एक साज उनके दिल ने लिखा था। वो उसे ये साज सुनाना चाहते थे जो दिल पर इल्हाम की सूरत नाजिल हुआ था। मेरा सोने दे। नींद में झूलते हुए उंगली लबों पर रखी थी। किसी आसमानी सहीफे की तरह मेरे दिल पर उतरा है। क्या? कसरमंदी से लिहाफ में समटी। ये फरमान कि अलमीरा सुल्तान को अमर खानजादा के दिल में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। उसे यह के बाद दीगरे 2-3 छींकें आई। खाना, हम सुबह बात। जो दिल में घर कर लें उन्हें घर से नहीं जाने दिया जाता। वो किसी तिलस्म के जेर असर अपनी ही कहते जा रहे थे। खाना, आप कुछ कहें। उसकी हल्की सी खुली हुई आंखें बंद ही हो गई। साइड टेबल पर जलती हुई सेंटेड कैंडल्स का नन्हा शोला टिमटिमाया था। ग्लास डोर के उस पार धुंध बढ़ती गई। ग्लास डोर के इस पार मंजर अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में धड़कता हुआ एक दिल अपना फैसला सुना चुका था। द फाइनल वर्डिक्ट वॉज लाइफ इम्प्रेजमेंट, नॉट द कोर्ट्स। माई अमर खान। फजर के बाद वो जुकाम की वजह से सो नहीं पाई। किचन में आकर अपने लिए कॉफ़ी बनाई, साथ ही छींकों का सिलसिला जारी रहा। जुकाम ज़्यादा नाक को टिश्यू से रगड़ती हुई वो स्टूल पर बैठ गई। अभी कॉफ़ी के चंद घूंट ही भरे थे कि जैन किचन में दाखिल हुआ। उसे देखकर चौखट पर ही रुक गया था। अजीब गैर आरामदेह खामोशी छा गई। वो उसे नज़रअंदाज किए बैठी रही थी। जैन थोड़ा सोचने के बाद फ्रिज की तरफ बढ़ गया था। पानी की बोतल निकालकर पानी ग्लास में उल्टा, फिर एक ही सांस में ग्लास खाली करके स्लेब पर रखा। ठहर कर उसे देखा जो टिश्यू से नाक रगड़ रही थी। जुकाम हो गया है? हिचकिचाते हुए पूछा गया। वो रुक गई, नजर उठाकर उसे देखा। उसकी मुतवर्रिम आंखों में तैरते हुए पानी और नाक पर रखे हुए टिश्यू से जैन को उसके सवाल का जवाब मिल गया था। सूप बना दूं या यखनी, जो भी कहे। यह उसका टोकन ऑफ सॉरी था। वो समझ नहीं पाई। सरनफी में हिला दिया। भाभी। वो स्टूल खींचकर उसके मुकाबले बैठ गया। उस दिन के लिए सॉरी। मुझे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। मैं बस खान भाई को लेकर परेशान हो गया था। पशेमानी से कहते हुए उसने माफी तलब नजरों से अलमीरा को देखा। खैर है लाला। नाक पर टिश्यू रखकर छींक दी गई। अब बताएं, वेज सूप बनाऊं या यखनी? वो मुस्कुराया। कुछ नहीं, बिल्कुल दिल नहीं है। चले आप बैठे, मैं अपने लिए नाश्ता बना रहा हूँ।
आपको कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। वो खड़ा हो गया। इतनी जल्दी? जी, रावलपिंडी जाना है, रेस्टोरेंट का काम है, बताकर वो पलट गया। वो सर को चंपिस देकर कॉफी का घोंट भरने लगी थी। सोचों में गुम अनजाने में निगाहों का मरकज जैन बन गया। उसका कद अमर से थोड़ा सा छोटा था। अमर 6 फुट के, वो 5 फुट 10 इंच। वो ताया पर नहीं गया था, अपनी माँ जैसा था। तो पठानों जैसी रंगत थी, ना नैन नक्श, रंगत गंदुमी, नक्श तीखे। वो सब्जियां काट रहा था तो छुरी टिकी उंगलियों के नाखून कदरे छोटे थे, ऐसे कि नाखूनों के ऊपर गोश्त नजर आता था। वो खुश शक्ल, खुश मिजाज, खुद मुख्तार था। सबसे बढ़कर अच्छा शेफ था। जिस तरह उसकी तरफ पुष्ट करके वो महारत से सब्जियां काट रहा था, वो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। तो फिर अभी तक अकेला क्यों था वो? आप अभी तक अकेले क्यों हैं? कॉफी का खाली कप स्लेब पर रखा, फ्राइंग पैन के नीचे स्टोव ऑन करता हुआ जैन ठिठका। चेहरे पर तारीख साया गुजरा था। अकेले से क्या मुराद है आपकी? शादी क्यों नहीं की? खाना से 4 साल ही तो छोटे हैं, 28 के तो होंगे आप। फ्राइंग पैन में तेल डालते हुए जैन के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई थी। जी, बस फुर्सत नहीं मिली। किसी में इंटरेस्टेड है या किसी का रोग लगाया हुआ है? वो हंस पड़ा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मेरे पास एक माकूल रिश्ता है। जुकाम में उसका दिमाग साथ नहीं देता था। उसे खुद नहीं पता था वो क्या और क्यों बोल रही थी। अच्छा, किसका? वो मुस्कुराया। जरमीन फुप्पो की बेटी है ना, गुलबानो, डॉक्टर है वो, बहुत अच्छी लड़की है, प्यारी भी है। आप कहें तो अदीना। उसके सर पर पड़ती हुई हल्की सी चपत ने उसे खामोश करवाया था। सर पर हाथ रखकर उसने तनक कर पीछे देखा। कोलों पर हाथ रखकर खड़े हुए अमर उसे घूर रहे थे। मैरिज ब्यूरो खोला है तुमने? क्यों, आपको भी सर्विस चाहिए? वो तड़की। जैन हंसा। अमर उसे घूरी से नवाज कर फ्रिज की तरफ बढ़ गए थे। जैन, इसकी बातों में मत आना। वो लड़की बिल्कुल बदलिहाज है, गुस्सा नाक पर बैठा रहता है, तमीज उसे नहीं है, बात नहीं करती, चीखती है। वो फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रहे थे। यूनिफॉर्म में मलबूस थे, हालांकि आज इतवार था। बहुत जानते हैं आप उसे, उंगलियों पर याद है उसकी खूबियाँ। उसने दांत किचकिचाए। मुझे नहीं तो क्या तुम्हें याद होंगी? अंदर तक सुलग गई थी वो। लाला, ये झूठ बोल रहे हैं। गुलबानो एक अच्छी और डिसेंट लड़की। डिसेंट? मेरा डिसेंट? तुम्हें पता है डिसेंट का मतलब क्या होता है? खुद को आईने में देखो तो मालूम हो कि डिसेंट होना क्या होता है। वो जो अपनी बात काटे जाने पर चिढ़ गई थी, उनके अल्फाज पर साकित रह गई। जैन ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी रोकी थी। जैन को ये उल्टे सीधे मशवरे मत दो, 2 दिनों में तंग आ जाएगा वो इस लड़की की रोज रोज की चिक चिक से। मैं भी तो चिक चिक करती हूँ, आप तो तंग नहीं आते, क्योंकि जो तुम करती हो वो चिक चिक के जमरे में नहीं आता। सदमे से उसे पहले हिचकी आई, फिर छींक। अच्छा लड़े मत, आप ऑफिस जा रहे हैं, चाय बना दूं? जैन ने मामला रफा दफा करना चाहा। नहीं, जल्दी में हूँ। वो अब पानी की बोतल वापस फ्रिज में रखकर उसकी तरफ चले आए थे। आज तो इतवार है, उन्हें याद दिलाना चाहा। जानता हूँ, थोड़ा काम है, जल्दी आ जाऊंगा। नाश्ता ही करते जाते, ऑफिस में कर लूंगा। नहीं करते आप? खपकी से मुंह बसोर लिया। अमर अलविदाई निगाह उस पर डालकर आगे बढ़ गए थे। जाते हुए वो उसके कमर पर गिरती हुई बेतरतीब चुटिया से पोनी निकालना नहीं भूले थे। चुटिया के चंद बल ढीले होकर खुल गए। हाँ तो मैं कह रही थी जैन लाला, गुलबानो डिसेंट लड़की है, आप इनकी बातों में मत आए। मुझे 100% यकीन है आपके अभी तक सिंगल होने में उन्हीं का हाथ है। आप सिर्फ अपना सोचें, घर बचाएं। गुलबानो वाकई प्यारी है, मेरी वजह से खाना के स्टैंडर्ड्स आसमान को छू रहे हैं, वरना वो एक अच्छी बीवी बन सकती है। वो पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। और नाक पर टिश्यू रखे वो गुलबानो की वो खूबियां भी गिनवा गई थी जो सिरे से उसमें मौजूद ही नहीं थी। अपने लिए नाश्ता बनाता हुआ जैन लबों पर मबहूम मुस्कुराहट सजाए उसे सुनता रहा था। उसे ये तब्दीली पसंद आई थी। लड़ते झगड़ते, चौंस लड़ाते खान भाई और उनकी मीरा। उसे ये अलमीरा भी अच्छी लगती थी, जिसने तय कर लिया था कि आज उसे मना कर ही उठेगी। ऐसा नहीं था कि आज से पहले कभी दिन की शुरुआत इतनी खुशगवार नहीं हुई थी। यूँ था कि काफी अरसे बाद उसे अपना घर घर लगा था। उसे खान भाई की रगों में जिंदगी दौड़ती हुई महसूस हुई थी। एक अलमीरा आई थी और वो सारे के सारे बदलने लगे थे। नमली मीरा से जरा दूर ये वही इलाका था जहाँ अलमीरा आई थी। सब्जे से गुजरकर, पगडंडी पार करके, दसियों गलियां पीछे छोड़कर उस गली में कतार में कच्चे पक्के छोटे बड़े बहुत से घर थे। गली के नुक्कड़ पर सियाह रंग की अल्टस खड़ी थी। पिछले कई दिनों से ये गाड़ी अक्सर यहाँ नजर आती थी। गली से गुजरते बाइक सवार की नजर कई बार उस गाड़ी पर पड़ी थी। हेलमेट का शीशा उठाकर गाड़ी में झांका तो गाड़ी हमेशा की तरह ही खाली मिली। वो हायाबुसा का थ्रोटल घुमाता और आगे बढ़ जाता।
यहाँ वहाँ छत पर चढ़े खिड़कियों में छुपे हुए रेडी घसीटते आदमियों ने 2 दिनों में एबटाबाद के एसएसपी को इलाके के अहवाल बता दिए थे। यह बाइक सवार अक्सर यहाँ से गुजरता है। ताकुब करने की कोशिश की थी मगर चकमा दे गया। उस दिन एसएसपी साहब कॉन्फ्रेंस रूम में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एसएचओ, एएसपी, एसपी और 2-4 सिपाहियों के साथ बैठकर मुख्तलिफ कैमरास के जरिए उस छोटे से मोहल्ले में होती हरकत व सकनात का जायजा ले रहे थे। दीवार पर लगी हुई बड़ी सी स्क्रीन पर मुख्तलिफ जावियों से ली जाने वाली रियल टाइम फुटेजेस चल रही थी। यहाँ, इस तरफ, इस गली में बाइक सवार सिर्फ एक नहीं है सर। अलियार ने स्टिक की मदद से मुख्तलिफ जगहों की निशानदेही की। बाइक्स के नंबर 1 से हैं। इस नंबर को ट्रेस किया है। एएसपी निशित से आगे होकर बैठा था। जी, हर दफा एक ही बाइक मिलती है, यही इसी इलाके में। अलियार ने जवाब दिया। सरबराही कुर्सी पर बैठा हुआ अमर गहरी नजरों से स्क्रीन को देखता रहा था। क्योंकि हरकत में सिर्फ एक ही बाइक है। उसने हाथ में पकड़ी हुई स्टिक से स्क्रीन की तरफ इशारा किया। गली नंबर 3 से जो बाइक निकली है वो शेख आयास पार्क के करीब गुम हो गई। उसी वक्त अगली बाइक गली नंबर 5 से बरामद हुई है। ये लोग एक गिरोह की सूरत में काम कर रहे हैं। लेकिन हम तो तन्हा मुजरिम को तलाश कर रहे हैं ना सर। एएसपी के लहजे में तमस्कर झलका। अमर उसे नजरअंदाज करके अलियार की तरफ मुतवज्जा हुआ। स्टोर वाला बच्चा घर पहुंच गया है। आज सुबह फजर में उसका मामू भी घर लौट आया है। अलियार की इत्तला पर उसका माथा ठनका। मामू लौट आया था, बच्चा भी घर ही था। इलाके के गिर्द व नवा में चंद बाइक सवार गिरोह की सूरत में काम कर रहे थे। सिपाहियों को तैयार होने का कहो, आज डी डे है। वो झट सीधा हो बैठा था। सबने गर्दनें घुमाकर उलझकर उसे देखा। सर, कुछ भी मशकूक नहीं है। आप किस बिना पर ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं? बच्चे का मामू का लौट आना मशकूक है। बाइक सवार 1 से ज्यादा है, इसीलिए हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। वो उठ गया। अलियार के सामने पड़ा वॉकी टॉकी उठाकर मुंह के करीब किया। एसएसपी अमर खान बात कर रहा हूँ। हम ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। उसकी भारी आवाज कॉन्फ्रेंस रूम के अलावा इलाके के गिरदोनवा में भी फैली। बहुत से सिपाहियों ने सुनी थी। उसके हुक्म की देर थी। यहाँ वहाँ छुपे हुए सिपाही अपनी बंदूक संभालते हुए बिल्कुल चौकस हो गए। पहली मंजिल पर पक्के फर्श के इस कदीम फ्लैट में लगभग 45 वर्ष के आदमी के खर्राटे की आवाज गूंज रही थी। अपने कमरे में रखी हुई इकलौती चारपाई पर औंधे मुंह गिरा वो पिछले 1 हफ्ते की थकन उतार रहा था। जब वो पाई पाई जोड़ने के लिए हाथ पांव मार रहा था तो हफ्ता कबल उसे एक फरिश्ता सिफत आदमी मिल गया। बाइक पर सवार था, सर पर हेलमेट था। हेलमेट का शीशा उठाकर उसे काम बताया और मुंह मांगी दहाड़ी देने को तैयार हो गया। काम क्या था? हफ्ते के लिए गांव से दूर शहर के एक खाली अपार्टमेंट में तन्हा रात काटनी थी। कह रहा था मालिक मकान घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वो भी राजी हो गया था। हफ्ता पूरा हुआ, 2 लाख रकम बताई, बैंक अकाउंट नंबर दिया और वापस घर आ गया। बहुत अरसे बाद बगैर किसी फिक्र और नशे के सुकून की नींद सो रहा था वो। उसके कमरे के बराबर में एक और छोटा सा कमरा था। बहुत तंग और सामान इतना जैसे स्टोर रूम हो। पक्के फर्श पर चादर बिछाकर लेटा हुआ बच्चा बाजू सर के नीचे रखे इन हमाक से छत से लटकते पंखे को तकता था। मिट्टी में अटे हुए पंखे के परों से मिट्टी झालर की सूरत लटक रही थी। पिछली बार जब मामू ने गर्म खोलता हुआ पानी उसके जिस्म पर फेंका था तब पेट से उसकी खाल भी उस तरह से लटक रही थी। और उससे पिछली मर्तबा जब मामू के धक्का देने पर वो औंधे मुंह सीढ़ियों पर गिरा था, जीने पर निकली हुई लोहे की रोड उसके सर पर लगी थी। तब सर से ऐसे ही खून बह निकला था, यूं ही लकीर की सूरत। टिप टिप खून बहता गया था। कब तक मामू से मार खाने का इरादा है? उस अमीर खातून के जाने के बाद वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ अपनी किस्मत को रो रहा था जब एक आदमी उसके सर पर आ खड़ा हुआ था। या कार्गो पैंट, हम रंगी शर्ट और उसके ऊपर लेदर की जैकेट, हाथ में हेलमेट और चेहरा जिसमें बाल कलावा ने ढांप रखा था। उसके सियाह बाल पेशानी को ढकते थे। फिंगरलेस दस्तानों से पानी की बूंदें फर्श पर गिरती थी। तुम कौन? वो एक और अमीर अपने सामने देख कर रखा। भाई के बाद तुम भी खुदकुशी कर लोगे तो मामू को कौन मारेगा? मामू को भी तो पता चलना चाहिए कि गर्म खोलता हुआ पानी जिस्म पर गिरता है तो कितनी तकलीफ होती है। सर पर लोहे की रोड लगेगी तो उसे सीढ़ियों की मरम्मत का ख्याल आ जाएगा। हिस्से समा से महरूम होगा तो आइंदा तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। वो कहता जाता था और वो कुछ हैरत से, कुछ डर कर, सहम कर उसे सुनता रहा था। वो बहुत देर तक बोलता रहा था। उसका हर दर्द, उसकी हर तकलीफ समझता था वो। बहुत अच्छा इंसान था। कोई झूठी उम्मीद, कोई दिलासा नहीं दिया। बस ये यकीन दिलवाया कि मामू की मौत सब ठीक कर सकती है। उसका हर खौफ खत्म हो जाएगा, उसकी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। बस मामू मर जाए।
बाहर बादल बरसते जाते थे। अस्पताल के अंदरूनी दरवाजे के पार दिनों से फासले पर खड़ी हुई हायाबुसा बारिश में भीगती गई। एजेंट 01 अलर्ट। आई रिपीट, एजेंट 01 अलर्ट। सस्पेक्ट डिटेक्टेड। सिया हायाबुसा को घर के बाहर ब्रेक लगाए गए थे। अलियार ने वॉकी टॉकी पर इतला दी थी। सिपाही चौकन्ने हुए थे। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे अफसरान तजस्सुस से स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हुए थे। वो गहरी सांस भरकर उठ बैठा। चंद पल खामोशी से मामू के खर्राटों की सुनता रहा था। मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? जैसे खुद को मारने की कोशिश करते हो, बिल्कुल वैसे। जैसे अपने रग काटते हुए हाथ नहीं कांपते, वैसे ही मामू की जान लेते हुए। जरा मत हिचकिचाना। उसने बिस्तर से उठकर चप्पल पाँव में उड़सी थी, झुककर अपना तकिया उठाया और मामू के कमरे की तरफ चल पड़ा था। हायाबुसा से उतरकर सिया एंकल बूट्स में मकीद पाँव घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ अलियार की जानिब से अहकामात जारी होने लगे थे। सिपाही पिस्तौलें पकड़े संभल संभल कर कदम उठाते उसके पीछे घर में दाखिल हो गए। पिछली गली में एक और हायाबुसा रुकती हुई नजर आई थी। सर, एक और बाइक सामने आई है, आधे सिपाही पिछली गली में भेजो। उसी वक्त सिपाही दो जानिब गए। मामू, मेरे पेट में दर्द है। एक सुबह पेट में दर्द से मरोड़ उठ रहे थे। वो सरापाए तकलीफ बना बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। हरामखोर, काम पर न जाने के बहाने करता है। सर के बल बालों से उसे पकड़कर खड़ा कर दिया। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगा मैं तुझे। जा काम पर, वरना घर से बाहर फेंक दूंगा। आई समझ? मामू, दर्द। मामू के थप्पड़ ने उससे उसके अल्फाज छीन लिए। तेरे दर्द तो मैं निकालता हूँ। वो जानवरों की तरह उस पर टूट पड़ा था। जो चीज हाथ में लगी दे मारी। उसकी चीखें पलटकर अपने ही कानों में पड़ी थी। उसके आंसू किसी को नजर ही नहीं आए। किसी ने उसके जख्मों पर मरहम भी रखा होता तो उस वक्त वो तकिया लेकर मामू के सराहने पर ना खड़ा होता। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी बहादुरी तुम्हें सारी जिंदगी के अजाब से बचा सकती है। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत आगे जाओगे। खुद पर जुल्म क्यों होने दे रहे हो? लड़ते क्यों नहीं हो? उसकी आवाज अच्छी थी, उसके अल्फाज मरहम थे। दीवार से टेक लगाकर कार्गो पैंट की जेबों में हाथ डालकर खड़ा वो शख्स दिलचस्प नजरों से बच्चे को तकता था। पिछली गली में हायाबुसा से उतरकर वो आदमी एक घर के दरवाजे पर रुका, दस्तक दी, दरवाजा खुला और वो अंदर की तरफ बढ़ गया। सिपाही फौरन दीवार की ओट में हो गए थे। अगले ही लम्हात में दो सिपाही दीवार फलांग घर में दाखिल हुए थे। मुझे वाकई दर्द था मामू, बहुत दर्द। उसने तकिया औंधे मुंह सोए हुए मामू के चेहरे पर रखा और अपना सारा वजन उस पर मुंतकिल कर दिया। ऑल क्लियर। एक सिपाही ने उसके कमरे में झांक कर दूसरे को इशारा किया था। दूसरा बराबर वाले कमरे की तरफ बढ़ा था। सर पर बढ़ते हुए दबाव से उसकी नींद टूटने लगी थी। सांस घुटने लगा तो उसने हाथ पांव मारने की कोशिश की थी। पानी बहुत गर्म था मामू, पानी बहुत गर्म था। वो रोते हुए चीखा था। आवाज पर दोनों सिपाही कमरे की तरफ भागे थे। मुझे दर्द होता था, मैं रोता था मामू। दोनों सिपाहियों ने दरवाजा खोला तो दीगर सिपाही भी घर के अंदर दाखिल हुए थे। घर बड़ा था, सब यहाँ वहाँ बिखर गए। दो कमरे खाली मिले। तीसरे से सरगोशियों की आवाज आती थी। सब ठीक हो जाएगा, आपने थोड़ी सी हिम्मत करनी है, फिर सब ठीक हो जाएगा। पैसे नहीं मिलते तो मारता है बहुत, कहता है तलाक दे दूंगा। एक बच्ची 4 साल की है, दूसरा बच्चा पेट में है। तलाक दे दी तो कहाँ जाऊंगी? और अगर किसी दिन पेट में ही उसने ये बच्चा मार दिया तो सह लेंगी आप? माएँ तो बहुत बाहिम्मत होती हैं, अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती? मैं तो फिर। हाथ ऊपर। गारजदार आवाज पर उसकी बात दरमियान में रह गई थी। दोनों को अपनी पिस्तौल के निशाने पर लिए दो सिपाही कमरे में दाखिल हुए थे। जख्म हुई एक खातून चारपाई पर बैठी थी। सिया लिबास वाला वो बाइकर उसके सामने नीचे फर्श पर आलती पालती मारकर बैठा था। हेलमेट बराबर में रखा था। सिपाहियों को देखकर दोनों ने हाथ ऊपर उठा लिए। मुश्तबा शख्स मिल चुका है सर। कॉन्फ्रेंस रूम में एक सिपाही की आवाज गूंजी। हाथ ऊपर। सिपाहियों की कड़कती हुई आवाज पर एक लम्हे के लिए सब थम गया था। तकिए पर बच्चे की गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। गर्दन घुमाकर उसने खुद पर पिस्तौल ताने हुए सिपाही को देखा। आंखों में आंसू उमड़ उमड़ आए थे। ओए, गाली, तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा था? सोया हुआ मामू जाग उठा था। एक सिपाही ने तेजी से बच्चे को पलंग से उतारा। दूसरे ने मामू को काबू करना चाहा और तीसरे दीवार के साथ लगकर खड़े हुए आदमी की तरफ मुतवज्जा हुआ। हाथ ऊपर करके खड़ा वो खामोश आदमी, सिया एंकल बूट्स, हमरंग कार्गो पैंट और लेदर की जैकेट, सर पर सिया हेलमेट जिसका शीशा उठा हुआ था। सिपाही के पिस्तौल पर लगे कैमरे का रुख उस शख्स की तरफ हो गया था। कॉन्फ्रेंस रूम में सब तजस्सुस से अपनी निशिष्टों से आगे होकर बैठे थे।
बाएं कोहनी घुटनों पर टिकाकर बंद मुट्ठी लबों पर रखकर बैठा अम्र गहरी नजरों से स्क्रीन को तकता था। सिपाही ने आगे बढ़कर उस शख्स का हेलमेट उतार दिया। जाने क्यों अमर को लगा ये वो चेहरा नहीं था जो वो देखना चाहता था। सर मैं पार्सल देने आया था सर। सर मैं बच्चे को मना कर रहा था, वो मर जाएगा। और वो चेहरा बस एक आम से डिलीवरी मैन का था। आप इसे जानते हो बच्चे? सिपाही ने बच्चे से पूछा। बच्चे ने सर नफी में हिला दिया। आंखों से आंसू बहते गए। सिपाही दोनों हाथ उसके कंधों पर रखकर घुटनों के बल नीचे बैठा। मामू को क्यों मार रहे थे? उस लड़के ने कहा था मामू को मार दो तो सब ठीक हो जाएगा। मैं मामू को नहीं मारना चाहता था, लेकिन वो मुझे मारते हैं। बच्चा सिसकियों से रो पड़ा था। सिपाही ने उसकी पुष्ट सहलाते हुए उसे खुद से लगा लिया था। खुद को हथकड़ी लगते हुए देखकर मामू ने मुंह भर भर कर भांजे को गालियां दी थी। कौन लड़का था वो जिसने ऐसा कहा? वो बहुत अच्छा था। आपने उसका चेहरा देखा था? नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छा था। अमर ने गहरी सांस भरकर कुर्सी से टेक लगाई थी। मुट्ठियां सख्ती से भींच ली। डिलीवरी मैन हूँ सर, पार्सल देने आया था इनका। फर्श पर आलती पालती मारकर बैठे डिलीवरी मैन झट सामने रखा हुआ पार्सल सिपाही के आगे कर दिया। आप जानती हैं इसे? खातून ने सर नफी में हिलाया। मेरे शोहर का पार्सल देने आया था। मेरा खून बह रहा था तो इससे कहा कि करीबी मेडिकल स्टोर से मरहम ला दे। वही लेकर आया था। फिर इंसानियत के नाते जख्मों की वजह पूछ रहा था। सिपाही की नजरें खातून के जख्म जख्म चेहरे से होकर उसके बराबर में रखी हुई मेडिकल किट पर टिकी। आप पहले कभी इससे नहीं मिली? नहीं। फिर भी आपने इसे घर के अंदर बुला लिया। जब सरताज ही नोचता हो ना साहब, फिर दिल नहीं देखता कि हमदर्दी के दो बोल बोलने वाला अजनबी है या अपना। सिपाही ने मजीद कोई सवाल किए बिना आगे बढ़कर डिलीवरी मैन को हथकड़ी डाल दी थी। अमर को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। फ्लैट के पिछली तरफ एक और बाइक नजर आई है सर। वॉकी टॉकी पर किसी ने इतला दी। अमर का दिमाग भग से उड़ा था। वह तेजी से नशिश छोड़कर खड़ा हुआ। शताबी से वॉकी टॉकी अली यार के हाथ से छीना था। फ्लैट को मुहासरे में ले लो, एक परिंदा भी उड़ ना जाए। हर घर की तलाशी लो। जिस घर में बच्चे हैं उन्हें पहले तरजीह दो। बच्चे, प्यारे मासूम बच्चे। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा बहादुरी। तीसरी मंजिल पर घर के बंद दरवाजे के पार वो आंखों में बेहद तमानियत लिए सामने खड़ी बच्ची को देखता था। दीवार से टेक लगाकर, पैंट की जेबों में हाथ डालकर, एंकल बूट्स और सिया हेलमेट वाला लड़का। और वो बच्ची अपने बाप के मुंह पर तकिया रखकर उसका गला घोटती बच्ची, जिसके कमर पर लंबी चुटियां झूलती थी। वही बच्ची जो उस रात जर्नल वार्ड में क्या कर रही थी। क्यों मारते थे? कहती थी दर्द होता है तो क्यों नहीं सुनते थे? आंसू गरम सियाल की तरह उसकी आंखों से बहते जाते थे। मुंह से सिसकियां निकलती थी। बस थोड़ी देर, फिर तुम्हें कोई जख्म नहीं मिलेगा, फिर कोई तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। तीसरी मंजिल, तीसरी मंजिल पर रेड करो। अमर की तेज आवाज समात के पर्दों को चीरती थी। बहुत तकलीफ होती थी बाबा, बहुत ज्यादा तकलीफ। वो हिचकियों से रोई थी। हाथ पांव मारता हुआ बाप बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। तकिया उसके मुंह से हटाकर वो फोट फोट कर रोती थी। दीवार से टेक लगाकर खड़ा हुआ लड़का महजूस सा होकर सर धुनता बाहर की तरफ बढ़ गया। सिपाही दरवाजा तोड़कर अंदर आए थे। संभल संभल कर कदम उठाते, पिस्तौल वाले हाथ सीधे किए। वह कमरे में पहुंचे तो बिस्तर पर बाप मर चुका था। और तभी एक सिपाही की नजर बालकनी के खुले दरवाजे पर पड़ी थी। अगले ही लम्हे में वो तेजी से रेलिंग के पास खड़ी हुई बच्ची की तरफ भागा था। मुझे आपके मुंह से मेरी प्यारी बेटी सुनना था। आप मुझे माँ जैसी हराफा कहते रहे। कॉन्फ्रेंस की दीवार पर लगी हुई स्क्रीन दो हिस्सों में बढ़ गई थी। बालकनी में रेलिंग के पास खड़ी बच्ची और पैंट की जेबों में हाथ डालकर घर से निकलता हुआ शख्स। औलाद दुनिया के जूते खा लेती है, माँ बाप का थप्पड़ नहीं सह पाती। मैं बेटी थी आपकी। बेटियां तो बहुत प्यारी होती हैं बाबा। खुदा के लिए कोई उसे बचा लो। अमर को किसी ने आज से पहले इतना कमजोर पड़ते हुए नहीं देखा था। उसका बस नहीं चलता था किसी तरह खुद जाकर उस बच्ची को गले लगा ले। मुझे कुछ न देते, बस बाप का प्यार दे देते, क्यों नहीं दिया? फिंगरलेस दस्तानों में कैद हाथ हायाबुसा के थ्रोटल पर अटके थे। बाइक को किक लगी थी। जूजू की आवाज से बाइक का इंजन गर्म किया था। यहाँ वहाँ के घरों की तलाशी लेते हुए सिपाही सब छोड़कर बाइक सवार की तरफ भागे थे। जिस लम्हे में बाइक पर सिपाहियों ने फायर खोले, बिल्कुल उसी लम्हे में बहुत सी आंखों के सामने 4 मंजिला इमारत के तीसरी मंजिल से एक बच्ची गिरी थी। उसका नाजुक वजूद तारकोल की पीछे सड़क पर टकराया तो कई हड्डियां भुरभुरी होकर चटकती गई थी। गहरा सुर्ख गाढ़ा खून अतराफ में फैलने लगा था। रेलिंग पर हाथ रखकर नीचे देखते हुए सिपाही ने तकलीफ से आंखें मीच ली।
कॉन्फ्रेंस रूम में खड़े हुए अमर को अपनी सांसें ताफुन ज़दा लगी थीं। हायाबुसा पर सवार शख्स ने पिस्तौल से निकलती हुई गोलियों से बचते हुए गर्दन के साथ साथ बाइक को भी दाएं बाएं किया था, और अगले ही लम्हे में बाइक उड़ाता हुआ निगाहों से ओझल हो गया। हर सू खामोशी छा गई, गहरी अमीर खामोशी। हमने ताकुब करने की कोशिश की थी सर, वो निकल गया। एसएसपी खान बात कर रहा हूँ। ऑपरेशन खत्म हुआ। ऑपरेशन खत्म हुआ और इतने सारे लोग एक बच्ची को न बचा सके। कॉन्फ्रेंस रूम से अपने ऑफिस में जाते हुए उसने शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोल दिए थे। अपनी कुर्सी पर गिरकर वो कितनी ही देर लंबी लंबी सांसें लेता रहा था। कितनी मजीद मासूम जाने जाएंगी और कितने बच्चों को मरना था? कोई गिनती, कोई तादाद? खान, अलमीरा खानम की वालदा घर आई हैं। उसने मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाते हुए पैगाम को देखा था। नजरों के सामने सड़क पर औंधे मुगरी हुई अपने ही खून में डूबती बच्ची का चेहरा घूम गया। अगले ही लम्हे में वो सब छोड़कर तेजी से बाहर की तरफ भागा था। उसे अपना मजीद नुकसान नहीं करना था। उस दिन अलमीरा दोपहर में किरण के पास अस्पताल चली आई थी। उसके जख्म बढ़ने लगे थे। निशान तवक्को के एन मुताबिक बिल्कुल वाज़ेह थे। ऐसे कई निशान वो बचपन से अपने जिस्म पर भी देखती आई थी। तभी किरण की तकलीफ का अंदाजा था उसे। नर्स जब राउंड पर आई तो वो किरण को ईशर के मुतालिक बता रही थी, उस प्रोजेक्ट का भी जिस पर वो काम कर रही थी, उन तमाम मुश्किलात का जो प्रोजेक्ट के दौरान उसे पेश आई थी। वो बोलती गई, रुक रुक कर, सोच सोच कर सब बताती गई। आंखें बार बार नम हो जाती, आवाज़ रुन जाती। वो उसे अमर का बता रही थी और अदीना खाला का, उनके ब्रेन ट्यूमर का, जैन के रेस्टोरेंट में लगी आग का। वो जो कल अमर से कह रही थी वो दोस्त नहीं बनाएगी, अब दोस्त के सराहने बैठी हुई उसे जल्दी सेहतयाब होने का कह रही थी। उठ जाओ ना किरण, ऐसे भी क्या नाराज़गी यार। साइड टेबल पर रखे लेवेंडर के फूल खामोशी से उसे देखते रहे। कुछ देर बाद वो अस्पताल से निकलकर बैरिस्टर जमाल के ऑफिस में बैठी थी। ये रहे हवेली के कागजात। वक्त ज़ाया किए बिना उन्होंने हवेली के कागजात उसकी तरफ बढ़ा दिए थे। आपके आका जान ने हवेली आपके और अमर के नाम की थी। अमर अपना हिस्सा छोड़ चुके हैं तो हवेली आपकी हुई। मैं ये हवेली ऑन करने का कोई इरादा नहीं रखती बैरिस्टर साहब। अमर खाना से बात करके कोई हतमी फैसला लूंगी। उसने कागजात वापस उनकी तरफ खिसका दिए थे। जैसे आपको मुनासिब लगे। वो सर को जंबिस दे गए। और तलाक के कागजात? बिला तामिल पूछा गया था। आपके कहने पर मैंने कागजात तैयार करवा दिए थे, लेकिन सोच समझ कर फैसला लें। आपके आगा जान आपके मामले में अमर खान के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करते थे। आपको अमर से बेहतर कोई शख्स नहीं मिल सकता। वो उनकी बात पर फीका से मुस्कुरा दी थी। उनसे बेहतर शख्स की तलाश भी नहीं है मुझे, आप फिक्र न करें, अपने साथ जुल्म नहीं करूंगी मैं। वो थोड़ी देर गायर नजरों से उसे जांचते रहे थे, फिर तलाक के कागजात उसे पकड़ा दिए थे। अलमीरा लब दांतों में दबाए उन्हें देखती रही। ये दूसरी बार था। पहली बार तलाक के कागजात माँ ने बनवाए थे। निकाह के 3 साल बाद तक माँ कभी अमर के पास नहीं जा सकी, क्योंकि जानती थी वो लिहाज नहीं करेंगे। अलमीरा के लिए वो किसी हद तक जा सकते थे। सब जानते थे तो उनसे तलाक की बात करना यानी अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। लेकिन जब उनकी मंगनी की खबर मिली तो माँ के पास अमर के दर पर ना जाने का कोई जवाज ही नहीं था। वक्त के साथ सब खत्म हो जाता है। रिश्ते, चाहत, अमर की मोहब्बत, सब भुला दिया जाता है। वादे, दावे, यहाँ तक कि अलमीरा। वो दिन कयामत जैसा बड़ा हो गया था। इंतजार आजाब लगा था। उसने माँ को कभी नहीं बताया था कि तलाक का हक अमर ने उसे भी दे रखा था। मालूम पड़ता तो वो हर हद तक जाकर उस रिश्ते को ख़त्म कर देती। वो अपना हक छुपा गई। माँ लौट आई थी। वो जिस जोश के साथ गई थी, वापस आने पर सारा जोश झाग की तरह बैठ चुका था। हिना सुर्ख चेहरे के साथ उसे घूरती हुई अपने कमरे में बंद हो गई। उसने सोफे पर सर पकड़कर बैठी हुई माँ को देखा था, फिर बानो को जो उन्हें पानी का गिलास पकड़ा रही थी। दिल सुकड़ता गया। उसने कुछ पूछने के लिए लब खोले ही थे कि बानो उसे बाजू से पकड़कर अपने साथ खींचती हुई कमरे में लाई थी। दरवाजा बंद कर लिया। क्या कहा उन्होंने? आंखों में खौफ उमड़ था। कहते हैं आज लिहाज कर लिया है, आइंदा भूल जाऊंगा कि मेरे मरहूम चचा की बीवी रह चुकी हैं आप। उसके आबरू हैरत से ऊपर उठे थे। उन्होंने ये कहा? खाना ने? बेयकीनी ही बेयकीनी थी। सिर्फ ये कहा? आज तो कहा ही उन्होंने है। वही बोलते रहे थे। बड़ी बीबी को तो सांप सूंघ चुका था। बड़ी बीबी तो तलाक की बात करने गई थी। साहब जी तो इस बात पर ही बरम हो गए थे कि बड़ी बीबी अभी तक आपके घर में क्यों रह रही हैं। कह रहे थे कि मीरा की माँ है, वरना घर खाली करवाना मुश्किल नहीं है उनके लिए। और क्या कहा? यह भी कि आइंदा यहाँ आने की जुर्रात न की जाए। जो मामला है उनके और आपके दरमियान है। किसी तीसरे को दखल अंदाजी की इजाजत नहीं दी उन्होंने।
तीसरा तो आ चुका हमारे दरमियान। वो सर झटक कर बड़बड़ाई, फिर गहरी सांस लेती बेड पर गिर गई, मुंह तकिए में छुपा लिया। आपके लिए पैगाम दिया है उन्होंने। अलमीरा झटके से सीधी हुई थी। देने आ रहा हूँ, कोई दूसरी शादी नहीं कर रहा। इकरार मोहब्बत, वादा, वफा, आखिर क्या? मेरा से कहना अपना ख्याल रखें। उसे ये सुनने की तवक्को ना थी, चेहरा फीका पड़ गया। बस, आप क्या चाहती थी? हाथ से पकड़कर घर ले जाना और कहना कि अब गई तो टांगे तोड़ दूंगा, और ये भी कि इस घर से तो बस अब तुम्हारी लाश ही बाहर जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लूंगी? 4 दिन लड़ मड़ लूंगी, 5वें दिन उन्हीं के नाम पर शर्माती फिरूंगी। बानो ने उसकी डुबडुबाई आंखें देखी, न भर्राई हुई आवाज सुनाई दी। वो तो अल्फाज पर हंस पड़ी थी। ऐसे खराफाती ख्यालात की उन्हें भनक भी न पड़ने दीजिएगा, सारी जिंदगी मुंह छुपाती फिरेंगी। मैंने कहा जाना है, रोकने के बजाय सामान गाड़ी में रख दिया और ड्राइवर से कहा जब तक घर के अंदर न चली जाए वहां से हटना मत। तुम ही कहती थी मोहब्बत है उन्हें मुझसे। कैसी मोहब्बत है ये? पलट कर पूछते तक नहीं है जिंदा भी हूं या नहीं। तलाक का हक दे दिया है कि जब जैसे दिल करे रिश्ता खत्म कर दूं। उनके घर में दूसरी शादी की शादियाने बज रहे हैं और मैं उस दिन को कोस रही हूँ जब उन्होंने कहा था ये रहा, और मैं पत्थर हुई। मैंने कहा आपके बच्चों की फुप्पी नहीं बनूंगी, तो मुझे उनकी सौतेली माँ बनाने का सामान कर रहे हैं। कहते हैं मैं जालिम हूँ, खुद इतने बेरहम हैं। आए तो गले लगाया, न कंधा पेश किया, उल्टा मुझसे ही शिकायत की कि इतना दूर क्यों हो गई हूँ। कौन सी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत? इतनी परवाह थी तो नौबत तलाक तक आने क्यों दी? हैरान है कि माँ अभी तक मेरे घर में है। ये नहीं देखते कि मैं कैसे दिन रात घर वाले के लिए मर रही हूँ। मुझे झंडे पर चढ़ा रखा है, रूठ कर चली गई है। 3 साल हो गए हैं, अपनी दहलीज पर उनकी आहट सुनने के लिए कान लगाकर बैठी हूँ। निकले ना वही रिवायती मर्द। 3 साल को 3 सदियां गिनकर कर रहे हैं ना दूसरी शादी। मैं भी अलमीरा हूँ बानो। अमर की बीवी के बाद उनकी बेवा बनना मंजूर है, लेकिन किसी दूसरी लड़की को उनके करीब भटकने की इजाजत नहीं दूंगी। आपको ये सारी तकरीर साहब के सामने करनी चाहिए, लेकिन नहीं। वो सामने आ जाएं या तो आपकी बोलती बंद हो जाती है, और अगर बोल लें तो जहर उगलती हैं। छोड़कर आई हैं तो अब छूटते हुए भी देख लें। वो 5वां दिन जब उनके नाम पर शर्माना था आपको, किसी और का नसीब हो चुका है अलमीरा बीबी। बहुत कोशिश की थी बानो ने उसे भड़काने की, बहुत बार लगा बस अब वो उनके घर पहुंचकर उस लड़की से पहले अमर को पटक मारेगी। हर बार कुछ रोक लेता था उसे। मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाता हुआ पैगाम उसके पैरों में बेड़ियां डाल देते थे। बैरिस्टर जमाल के खंगारने पर माजी की यादों में मौजिन कश्ती किनारे लगी और वो कागजात समेटकर बाहर निकल आई थी। शेरदिल गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। सारा रास्ता वो कुछ न कुछ बोलता रहा था और अलमीरा छीके देती, हाँ ना में जवाब देती गई थी। घर पहुंचकर जब वो अंदरूनी दरवाजे पार करके लॉन्च में आई तो बुरी तरह टिटकी थी। आंखों की पुतलियां साकित हुई थी। माँ को सामने देखकर दिल बैठने लगा था। अलमीरा, वो सोफे से उठकर उसकी तरफ बढ़ी थी। वो डर कर 2 कदम पीछे हटी। मेरे करीब मत आइएगा, पत्थर जैसा सख्त ले जा। वो वहीं रुक गए। शिकस्ता नजरों से उसे देखा, जिसकी आंखों में दूर दूर तक नरमी थी न दिल में रहम। क्यों आई हैं? आपको अंदर किसने आने दिया? उसे वो सुबह याद आई थी जब वो उसे आजाद कह रही थी। उनके सख्त हाथ पर नजर पड़ी तो उसे अपने गालों से खून बहता हुआ महसूस हुआ था। घर से निकलते वक्त कहे गए हुए जहरीले अल्फाज ने समाज के पर्दों पर दस्तक दी तो उसका दिल जुकड़ कर रह गया था। अलमीरा, वो दोबारा करीब आने लगी थी। वहीं रुक जाए वरना मैं खाना को बुला लूंगी, मुझसे दूर रहे। उन्हें दूर रहने का इशारा करते हाथ लरजे थे। आवाज छोटे बच्चे की तरह कपकपाई थी। तुमने अमर से बात की? क्या कहता है? फहद को छोड़ देगा? तुम मुझसे तलाक कब ले रही हो? शहदरंग आंखों में हैरत उतरी। रंज और इंतहा का मलाल लहू बनकर उन आंखों के पाताल में पिघलता गया। आपको अब भी उस घटिया आदमी की परवाह है? उसका दिल फड़फड़ा कर रह गया था। कैसे ना करूं परवाह? हिना के बाप ने उसे बेटों की तरह पाला है, गालियां बकता है, हाथ उठाता है कि अपने दामाद से कहो रिहा करे उसे। घर में रोज झगड़े होते हैं। जब से तुम गई हो एक लम्हा सुकून नहीं है। मैं जानती हूँ फहद ने गलत किया है तुम्हारे साथ, मगर उसने अमर जितना बुरा नहीं किया। तुम सिर्फ केस की वजह से अमर के साथ आई थी ना? केस खत्म हो गया, चलो घर चलते हैं। तुम उस हरामजादे के साथ कैसे रह सकती हो? तुम्हें अमर से तलाक नहीं लेनी? मत लो, मगर उसे यूं आबाद तो मत करो। या तुम उससे बदला लेने के लिए यहाँ आई हो? हाँ अलमीरा बताओ, तुम मारना चाहती हो उसे? तुम सबसे कमजोर लम्हे में उस पर वार करोगी? बताओ अलमीरा, क्यों रह रही हो तुम उसके साथ? उसे लगा लाउंज में कांच की जितनी भी चीजें थी सब चकनाचूर हुई और कांच का हर टुकड़ा उसके दिल में घुपता गया था।
उसे समझ नहीं आया वो उस औरत की संगदिली पर हैरान हो या बेरहमी पर मातम करे। क्या वो तुम्हें धमका रहा है? कहीं तुमने उसे अपनी जिंदगी में शामिल तो नहीं कर लिया? बताओ अलमीरा, बात निकाह से आगे तो नहीं बढ़ी? तुम उस घटिया आदमी। हाँ। वो तेजी से उसकी बात काट गई थी। माँ अपनी जगह पत्थर हुई, आंखें बेयकीनी से फैल गई थी। हाँ, बात सिर्फ निकाह से आगे बढ़ गई है। वो जिससे आप नफरत करती हैं और जिससे नफरत का सबक आपने बचपन से मुझे पढ़ाया था, उसी शख्स को आपकी बेटी अपना आप सौंप चुकी है। वो उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर चुकी है। वो उसे आबाद करेगी। क्या कर लेंगी आप? उन्हें गालियां देने के अलावा कर ही क्या सकती हैं आप? नहीं 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 अलमीरा, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम क्या कर रही हो। वो बेयकीनी से सर नफे में हिलाती जाती थी। सुल्तान मर गया, सुल्तान का बाप मर गया, मुजाहिद को जीते जी मार दिया गया, शहरियार दरबदर हो गया, रह गया था अमर, उसे तुम मार देती। तुमने ये क्या कर दिया? तुम होश में हो? क्या कर बैठी हो ये? इस खानदान को कोई वारिस नहीं मिलना था, इन सबको तन्हा तड़पते तड़पते मरना था। तुम ऐसे कैसे? बस कर दें, खुदा का वास्ता है बस कर दें। अपनी नफरत में इतना न गिरे। बाबा और चचा को मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा ना दे। हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके सामने। उसने हिचकी ली थी। कई आंसू आंखों से बहकर रुखसार भिगोते गए। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हें मजीद अमर के साथ नहीं रहने दूंगी। मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट दूंगी, मगर तुम्हें उस शख्स का नहीं होने दूंगी। वो तेजी से आगे आई थी, झटके से उसका बाजू दबोचा था। अम्मी छोड़े, अम्मी मेरा हाथ छोड़े। उसने रोते हुए अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की थी। वो उसकी मुजाहिमत को बेकार करती हुई उसे घसीटने लगी थी। हैंडबैग उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा था। अम्मी मुझे दर्द हो रहा है, अम्मी। उनके नाखून उसकी कलाई में घुपते गए थे। उसके जख्म उनकी हथेली तले मसले गए। वो जो उन निशानों पर किसी का हाथ लगते ही करंट खाकर बिदकती थी, अब रोती बिलकती बस किसी तरह उन्हें माँ की सख्त गिरफ्त से बचाने की कोशिश करती थी। शेर दिल, उसकी दिल रोज चीख। अम्मी मेरा हाथ, शेर दिल। गर्दन में झूलता हुआ दुपट्टा फर्श पर गिरा था। उसके कदम डगमगाए थे। आंखों से आंसू गरम सियाल की तरह बहते हर मंजर धुंधला कर गए थे। उसने गर्दन घुमाकर ऊपर को जाते हुए जीने को देखा था। तारिक जीने, उसकी निजात के जीने। धड़कनें सुस्त पड़ी, टांगों से जान निकलती गई। शेरदिल। खुद को छुड़वाने की कोशिश में वो घर के अंदरूनी दरवाजे पर घुटनों के बल गिरी थी। उसका मुंह सीढ़ियों से लगा था। दर्द की टीस दिल से उठती हुई सारा जिस्म जकड़ गई थी। गाड़ी पोर्च में खड़ी करके लॉन की तरफ जाता हुआ शेरदिल हवास पाकता होकर उसकी तरफ भागा था। माँ उससे भी तेजी से उस पर झपटी थी। अलमीरा, उठो वरना यही जान ले लूंगी तुम्हारी। माँ सांप की तरह फंकारी थी। उसके बाजू में हाथ डालकर उसे उठाना चाहा। खातून। शेरदिल ने झटके से उन्हें अलमीरा से दूर किया था। वो बेजान होकर वहीं बैठती हुई डिबडिबाई आंखों से अपनी माँ को देखने लगी। निकल जाए फौरन इस घर से, निकले। वो दहाड़ा था। मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ, तुम होते कौन हो हमारे दरमियान में आने वाले? उसने अपने इर्द गिर्द देखा। मुलाजिम मुंह में उंगलियां दिए शिरदर होकर उस हंगामे को देखते रहे थे। उसने अपना दुपट्टा तलाश करना चाहा। वो शायद अंदर कहीं गिर गया था। उसने उठने की कोशिश की। उसे लगा वो अब कभी नहीं उठ सकेगी। सबकी खुद पर नजरें उसे जमीन पर धंसाती गई थी। आपके औरत होने का लिहाज कर रहा हूँ, वरना अलमीरा खाना पर उठने वाला हाथ काट देने का कायल हूँ मैं। आप इज्जत से खुद जा रही हैं या धक्के देकर निकालूं? अलमीरा के आगे खड़ा उंगली उठाए उन्हें तंबी करता था वो। आंखों में पत्थर जैसी सख्ती थी। नहीं जाऊंगी, अपनी बेटी को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। ये गैरत और मर्दानगी का ढोंग तुम पर जस्ता नहीं है, क्योंकि तुम जिसके कुत्ते हो वो खुद किसी का गंदा खून है। बेगैरत गाली। वो उसके आगे तन कर खड़ी थी। अलमीरा को अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। शेरदिल उन पर हाथ नहीं उठाएगा। शेरदिल उन्हें धक्के देकर निकाल भी नहीं सकेगा। माँ उसे ले जाएंगी। उसे एक बार फिर उसी जहन्नुम में घसीटा जाएगा। उसके जख्म जो भरने लगे थे एक बार फिर उधर जाएंगे। जिस्म नीलो नील होगा। खान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। मेरा जब्त ना आजमाए। अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाएं। क्या करोगे? मारोगे? हाथ उठाओगे? जिस अलमीरा खानम का दम भरते हो उसी की माँ हूं मैं। अपनी बेटी को लिए बगैर तो मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, इस बार वो गई तो मर जाएगी। गाड़ी के नीचे आकर कलाई पर छुरी फेरकर गला घोटकर किसी भी तरह वो मर जाएगी। वो मार देगी खुद को। आपकी बेटी मेरे निकाह में है। वो मेरी शरई और कानूनी बीवी है। उसे उसकी मंशा और मेरी इजाजत के बगैर कोई कहीं नहीं ले जा रहा। अमर की आवाज पर उसने झटके से सर उठाया था। दिल एकदम डूबकर उभरा था। उन्हें अपने सामने देखकर उसके रही से ही जान भी जाती रही थी। आंखें आंसू से लबरेज हुई। अगले लम्हात में उसने खुद को उनकी तरफ भागते हुए पाया था। एक चप्पल जीनों पर ही रह गई थी। ढीला जूड़ा खुला,
बाल कमर पर गिरते गए थे। वो जोर से आकर उनके सीने से लगी थी। मुझे नहीं जाना उनके साथ, मुझे अपने पास रख लें प्लीज। वो सिसक उठी। अमर उसके गिर्द तंग हिसार कायम कर गए। आप खुद यहाँ से जाने की जहमत फरमा रही हैं या मैं तकलीफ करूं? तुम ज्यादती कर रहे हो अमर। वो तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकती, उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए। तुमने तुमने मार दिया था मेरी बेटी को। गुस्से से बेकाबू होते हुए हलक के बल चीखी थी। अलमीरा के आंसू में शिद्दत आती गई थी। सारा वजूद लरजने लगा था। मेरा कहाँ रहेगी, उसका फैसला कम अज कम आप नहीं कर सकती। जिस दिन उसे लेकर गया था, आपको उसी दिन ये बात जहन नशी कर लेनी चाहिए थी कि मैं उसे दोबारा उस जहन्नुम में नहीं जाने दूंगा। ये तुम्हें मार देगी, ये मनहूस है, अपने बाप को खा गई, ये सबको खा जाती है, ये तुम्हें भी मार देगी। तुम बहुत बकवास सुन ली है मैंने आपकी। शायद दिल नहीं हूँ जो आपकी औरत होने का लिहाज कर लूंगा। खबरदार खबरदार, जो मेरी बीवी के लिए एक और लफ्ज अपने मुंह से निकाला आपने। जानती तो है कितना घटिया कितना नीच आदमी हूं मैं। यही इसी जगह जिंदा गाड़ दूंगा आपको, और आपकी दूसरी औलाद के हाथ आपकी लाश भी नहीं मिलेगी। उनके शोला बरसाती हुई आंखें, उनके तने हुए जबड़े, उनके चेहरे की सख्ती और अतराफ में गूंजती हुई आवाज। घर के वो लोग जो अभी तक सोए हुए थे वो भी भाग आए थे। अलमीरा ने धीरे से उनके सीने से सर उठाया था। डुबडुबाई आंखों से उनका गुस्से से सुर्ख पड़ता हुआ चेहरा देखा। उनकी गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हुई। सख्ती से उनका बाजू थामकर उसने गर्दन घुमाई थी। रोई रोई सी सुर्ख आंखों से माँ को देखती वो अपनी जगह पत्थर हुई खड़ी थी। उनके पास हार मानने के सिवा कोई और चारा नहीं था। पागल खाने के सफेद बिस्तर पर ज़ैबा के सर पर पिस्तौल तानने वाला शख्स इतना ही घटिया था कि अपने कौल के मुताबिक उन्हें उसी जगह जिंदा गाड़ देता। निकालो इन्हें यहाँ से फौरन। आइंदा मुझे ये औरत इस घर के आसपास नजर न आए। वही चट्टानों से सख्त लहजा। दो मुलाजमीन आगे आए थे। दोनों ने उनके बाजू पकड़े और उन्हें घसीट कर बाहर ले जाने लगे थे। अगली बार मेरी बीवी के रास्ते में आने से पहले याद रखिएगा, अपने पैरों पर वापस नहीं जाएंगी आप। समाज से टकराती हुई अमर की आवाज गड़बड़ हो गई थी। उसने चकराते सर के साथ माँ को जाते हुए देखा था। मेन गेट खुला हुआ था। अमर की गाड़ी आधी घर के अंदर आधी बाहर थी। वो शायद अंदर के मंजर पर नजर पड़ते ही अंधाधुंध भागे थे। उसने अमर को देखा। वो उसे अपने हिसार में लेकर खड़े फिक्रमंदी से उसे देखते थे। उसे कमर पर गिरते हुए बालों से उलझन हुई थी। दर्द करते हुए जख्मों में जलन हुई। दुपट्टे का ख्याल आया तो सांसें टूटने लगी थी। कुछ कहना चाहा, लब फड़फड़ा कर रह गए। धड़कनें सुस्त होती गई थी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। पेशानी से पसीना फूटा। अमर के बाजू पर टिके हुए हाथ पहलू में गिर गए थे। अगले ही लम्हे में वो बेजान सी होकर उनके बाहों में झूल गई थी। मीरा! उन्होंने आवाज भागता होकर उसके गाल थपथपाए थे। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। शेरदिल तेजी से गाड़ी की तरफ भागा था। अमर ने आहिस्ता से उसे अपने मजबूत बाजू में उठाया, फिर अंदर ही अंदर बढ़ते गए थे। चेहरा सपाट था और आंखें मोजे सी सर्द ठिठुरती हुई। लॉन्च के दरवाजे पर खड़ा हाशिर तमस्कराना हंसी हंसा था। बेगम शहरयार पहलू बदल कर रह गई थी। वो उसे उठाए जीने चढ़ने लगे थे। कमरे का दरवाजा खुला, फिर बंद हुआ। ऊपर नीचे सारे घर में अमीक सकूत तारी हो गया था। मुलाजिम सरगोशियों में बात करते हुए यहाँ से वहां बिखर गए थे। जीनों के पास लाउंज के सफेद फर्श पर अलमीरा का हैंडबैग औंधे मुँह गिरा था, और उसका दुपट्टा जो बारहा जूतों के तले मसला गया। किसी चीज का स्ट्रेस था इन्हें। ड्रिप की थैली से सफेद रंग का माया पतली सी तार से होता हुआ कनोले के रास्ते धीरे धीरे उसके जिस्म में उतर रहा था। तकिए पर सर रखे आंखें मूंदे वो दुनिया व माफियाना से बेगाना थी। सिरहाने खड़े डॉक्टर्स ने पेशवराना से अंदाज में उमर से पूछा था। जी, इनका बीपी लो हो गया था, बिल्कुल इनका ख्याल रखें, किसी भी किस्म का स्ट्रेस से दूर रखें। डॉक्टर मजीद मशवरा देकर वहां से जा चुकी थी। वो खामोशी से उसे देखता आहिस्ता से उसके बराबर में बैठ गया। कितनी देर दुख से उसके रोए रोए चेहरे को देखता रहा। मुझे नहीं जाना इनके साथ, मुझे अपने पास रख ले प्लीज। उसने हाथ बढ़ाकर अलमीरा के मुतवर्रम आंखों को छुआ और सूजे हुए पपोटे को। जब सब ठीक होने लगता था तो अचानक से कोई तूफान क्यों आ जाता था उसकी जिंदगी में। आज वो वक्त पर ना आता तो, आज भी उसे देर हो जाती तो। मुझे अपने पास रख ले। ओह मीरा, इतनी नाजुक क्यों थी वो, इतनी मासूम, इतनी बेजरर। उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर क्यों किसी से उसकी खुशी नहीं देखी जाती थी। जीने क्यों नहीं देता था कोई उसे। सोचो के दरिया पर अलियार के कॉल ने बंद बांधा था। कहो अलियार, आपको जल्दी आना चाहिए। जिन दो आदमियों को पकड़ा था, उन्हें जो सिपाही थाने ले जा रहे थे, उन पर हमला हुआ है, सब मारे गए हैं। उसने ठहर कर अलमीरा के सोए हुए चेहरे को देखा, फिर ड्रिप स्टैंड पर चढ़ी हुई थैली को।
आधे घंटे में ड्रिप खत्म हो जानी थी। फोन 1 घंटे में वो जाग जाएगी। उसे अकेले कैसे छोड़े? आ रहा हूँ, माँ ने बंधे कहा और कॉल काट दी। गहरी सांस भरकर उसे देखा, फिर बेड से उठ गया। ग्लास डोर पर ब्लाइंड्स गिरा दिए। कमरे की बत्तियां बुझाकर वो बाहर निकल आया था। शेरदिल लाउंज में ही टहलता हुआ मिल गया था। कैसी है वो? ड्रिप लगी हुई है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम यहीं रहना, बांधों को बुलाया है, वो आए तो कमरे का रास्ता दिखा देना उसे, और तुम हिलना मत यहाँ से शेरदिल। मजीद कोई तमाशा हुआ तो सबसे पहले तुम्हारी गर्दन दबोचूंगा मैं। वो समझकर सर को जंबिस दे गया। अमर उसका कंधा थपथपाकर जीनों की तरफ बढ़ गया था। शेरदिल वहीं सोफे पर बैठ गया था। 1.5 घंटे बाद अमर उस सड़क पर मौजूद था जो क्राइम सीन की पट्टियां लगाकर बंद कर दी गई थी। फॉरेंसिक टीम अपने काम में जुट चुकी थी। अतराफ में बहुत से पुलिस अफसरान और सिपाही बिखरे हुए थे। वो दस्ताने चढ़ाता हुआ अलियार के हमला लाशों की तरफ चला आया था। 4 सिपाही और दोनों बाइक सवारों की लाशें खूनो खून हुई पड़ी थीं। हर एक के जिस्म पर 3-4 गोलियां सुराग कर दी गई थीं। हमला करने वाले पहले से घात लगाकर बैठे थे सर। करीबी थाने का इंस्पेक्टर हाथ बांधे कह रहा था। अमर ने गर्दन घुमाकर अतराफ में देखा। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे बोसीदा फ्लैट्स थे। स्नाइपर के लिए छुपना बेहद आसान था। और इनकी बाइक्स? वो थाने पहुंच गई है। उन लड़कों की शिनाख्त कर ली? सर, दोनों का नाम वांटेड सस्पेक्ट की लिस्ट में है। ये? इंस्पेक्टर ने एक लाश की तरफ इशारा किया। फारूक अहमद। पैसों का फ्रॉड किया हुआ है इसने। उसके दोस्तों ने उसके खिलाफ एफआईआर कटवाई थी। हम 2 माह से इसकी तलाश में थे, मगर मुसलसल नाकामी का सामना था। और वो, वही उंगली का इशारा दूसरी तरफ किया, मोहम्मद आयान। प्रॉपर्टी डीलर है ये सर। कागजात की हेराफेरी करके एक ही जमीन 4 लोगों को बेच रखी थी इस कमीने ने। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर घूमता था। जब पार्टियों को मालूम पड़ा तो पहुंच गए इसके दरवाजे पर। ये साला भाग गया। घर वालों ने अखबार में इश्तिहार दे दिया कि हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, का कोई कर्जदार हमारे दरवाजे पर ना आए। 2 करोड़ और कुछ लाख की एफआईआर कटी थी इसके खिलाफ। बहुत ढूंढा था इसे भी, खुदा जाने कहाँ छुपा हुआ था। इंस्पेक्टर ने ठंडी सांस भरी। तुम्हें कभी कोई मुजरिम मिला भी है इंस्पेक्टर शाहरुख? अमर ने भवें मिलाए संजीदगी से उसे देखा। इंस्पेक्टर गड़बड़ाया। ये जो बच्चा आज अपने मामू को मार रहा था, कितनी बार अपने मामू की शिकायत लेकर तुम्हारे पास आया था? दोनों हाथ कमर पर बांधे, कद में उससे ऊंचा एबटाबाद का एसएसपी खानजादा जब भवें मिलाए बरहम निगाहों से उसे तकता था तो इंस्पेक्टर शाहरुख को अपने अगले पिछले तमाम गुनाह याद आ गए थे। सर, वो... गिनती बताओ शाहरुख, गिनती। 3 बार शायद, याद नहीं। इसके मामू ने पैसे कितने दिए थे, याद है? नहीं सर, हराम नहीं खाता मैं, ये इल्जाम है सर। कितने? वार्न करती हुई निगाहें, गुस्से से सुर्ख पड़ता हुआ चेहरा। 40,000। आवाज बहुत मध्यम थी। अमर मुश्किल सुन पाया। कितने? 40,000। सर झुक गया। अमर ने लब भेजते वक्त गर्दन को दाएं बाएं हरकत दी थी, गोया खुद को ठंडा रखने की कोशिश की हो। वो नहीं रख पाया। आज का दिन बहुत बुरा गुजरा था उसका। सबका गुस्सा किसी लावे की तरह उबला और उसने पूरी कुव्वत से जमी हुई मुट्ठी का मुक्का इंस्पेक्टर शाहरुख के जबड़े पर दे मारा था। फिर उसके संभलने से पहले जोरदार लात उसके पेट पर मारी। यहाँ वहाँ बिखरे हुए सिपाही इंस्पेक्टर को मुंह के बल सड़क पर गिरते हुए देख चुके थे। उसके साथ खड़े अलियार में उसे रोकने की हिम्मत ना थी। अमर की नजरों के सामने तीसरे मंजिल से गिरती हुई बच्ची का चेहरा घूमा तो उसने तेज से सड़क पर गिरे हुए इंस्पेक्टर को ठोकर मारी थी। फिर गहरा सांस भरकर पंजों के बल उसके पास बैठा, सपाट नजरों से उसके मुंह से बहते हुए खून को देखा। मैं तमीज से जो बात कहूँ वो तुम लोगों के दिमाग में क्यों नहीं बैठती? सॉरी सर। हल्की सी सिसकी। अब कहूँगा तो जहन नशीन कर लोगे या फिर दिलाना पड़ेगा याद? कर लूँगा सर। अपना बोरिया बिस्तर समेटो और थाना छोड़ दो। सर, सर माफ़ी। फिर वही बात शाहरुख, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे बात दोहराना पसंद नहीं। तासुफ करता हुआ अंदाज था। इंस्पेक्टर को चुप लग गई। अमर सर्द निगाह उस पर डालकर हाथ झाड़ता हुआ खड़ा हो गया था। अलियार, थाने में इंस्पेक्टर की पोजीशन खाली है। एसएचओ से कहो जितने भी सिपाही पोजीशन के काबिल लगे सबसे एप्लीकेशन ले लें, फाइनल में खुद करूँगा। ओके सर। अलियार ने झट सर बात में हिला दिया था। हाथ बांधकर अमर के पीछे हो लिया जो फॉरेंसिक टीम के पास आया था। कुछ मालूम हुआ? स्नाइपर एक था सर, वहाँ देखें। एक फ्लैट की तरफ इशारा किया। गोलियां वहां से चली हैं। गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी। पहले टायर फटा। ड्राइवर ने गाड़ी संभालने की कोशिश की। अगली गोली उसके सर पर लगी थी। गाड़ी यहीं उलट गई। ये दोनों फौरन ही भागे थे। एक यहाँ मरा है, दूसरा थोड़ा आगे जाकर। फिर स्नाइपर ने बाकी सिपाहियों को मारा है। ये सिर्फ अंदाजा है, मजीद पोस्टमार्टम के बाद ही कंफर्म किया जा सकता है।
जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट भिजवा देना। बहुत बेहतर सर। काम निपटाओ और सड़क वापस खोल दो। गांव की तरफ जाने वाला ये वाहिद रास्ता है। रात को डाकुओं का खदशा होता है, आवाम के लिए मुश्किल हो जाएगी। जी सर। अमर ने एक नज़र इर्द गिर्द मोहतात होकर खड़े हुए सिपाहियों पर डाली, फिर उस आदमी का कंधा थपथपाकर आगे बढ़ गए। अलियार उसके पीछे हो गया था। दोनों बाइकर फ्रॉड के मुजरिम हैं। दोनों को पैसों की जरूरत थी, उन्हें आसानी से खरीदा जा सकता था। शहादत की उंगली थोड़ी मोड़कर मुट्ठी पेशानी से मस करते हुए वो सोच सोच कर बोल रहा था। मुझे लगा वो गिरोह की सूरत में काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही है, वो गाजानी ही है। हमारी तवज्जो उन दोनों की तरफ करवा कर वो उस बच्ची से मिलने गया था। उसका बाप, वो बच्ची, दोनों मर गए और इसके बाद उसने दोनों बाइकर्स को भी मार दिया। स्नाइपर एक ही था, हायाबुसा, दोनों का एक जैसा गेटअप, दोनों घरों की एक ही सी कहानियाँ। गाजान चाहता था कि हम यही सोचेंगे कि वो गिरोह की सूरत में काम कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है अलियार कि हायाबुसा ही क्यों? रुक गया। नजरें मुंडे पर शफक रंग होते हुए ढलते सूरज पर टिक गई थी। कत्थई आंखों में बेहद संजीदगी थी। चेहरा गहरी सोच का गमाज बना हुआ था। वो कोई आम डिलीवरी मैन भेज देता तो जरा शक न होता। वही क्यों? वो औरत जिसे उसका शोहर मारता है, वो अपने शोहर की गैर मौजूदगी में किसी भी गैर मर्द को घर बुला लेती है। कुछ गलत है, कुछ मिसिंग है। आपको नहीं लगता हम उन दोनों के घरों पर नजर रखनी चाहिए? कुछ ना कुछ तो मालूम हो ही जाएगा। वो बच्चा, उसने कहा था वो अच्छा इंसान था, वो मेरा दुख समझता था, वो गाजान से मिला है। वो औरत किसी भी अजनबी को अपने घर नहीं बुलाएगी, बशर्ते कि वो उस शख्स को जानती हो। वो डिलीवरी मैन को जानती थी, जिसका गेटअप वैसा ही था जैसा उस बच्चे ने गाजान का बताया था। बोलते ही उसका दिमाग भग से उड़ा था। वो चौंक कर अलियार की तरफ मुड़ा। पार्सल, अलियार, वो पार्सल कहाँ है? उसका सवाल बहुत देर तक अलियार के कानों में गूंजता रहा था। पार्सल? पार्सल जिसमें मामू के जुल्म से निजात का नुस्खा था, और पार्सल जो शोहर के मार से बचा सकता था। अगले ही लम्हात में पुलिस मोबाइल्स के सायरन सारे इलाके में गूंज उठे थे। जी, तो यहाँ करते हैं इस पार्ट को कंप्लीट। और एपिसोड की बात करूँ तो मुझे लगा था कि निहाल जहांगीर ही गाजान है, क्योंकि जो इन सबको मिसगाइड कर रहा है उस लड़के की पर्सनैलिटी बिल्कुल निहाल वाली दिखा रहे हैं, और अमर कह रहा है कि वो गाजान है। तो हो सकता है मैं भी कि दोनों एक ही हों, क्योंकि पर्सनैलिटी के साथ साथ ग्रीन आइज़ का भी जिक्र करा था जब अलमीरा मेडिकल स्टोर पर थी और पीछे से वही बाइकर आता है और कुछ मेडिसिन्स लेकर जाता है। तो काफ़ी हद तक दोनों कनेक्ट हो रही हैं स्टोरीज़, या फिर शायद राइटर हमें ही घुमा रही हो। बाकी तो मुझे यही लग रहा है अब तक कि शायद गाजान और ये दोनों एक ही हों। चले तो फिर देखते हैं क्या होता है आगे। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।